दोस्तों, साथियों, नमस्कार। द पाठशाला ऑनलाइन में आपका स्वागत है, जहां हम बात करते हैं शिक्षा की, साहित्य की और अनेक सामाजिक राजनीतिक मुद्दों की। आज हम बात करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय वीपी सिंह के बारे में। क्यों एक राजघराने से आने वाले व्यक्ति ने सादगी और ईमानदारी की मिसाल राजनीति में स्थापित की, और क्यों वह अन्य प्रधानमंत्रियों से अलग तरह की विचारधारा के साथ राजनीति में एक नए मापदंड स्थापित करते हैं। आज हमारे साथ विशेषज्ञ है मेजर हिमांशु जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका निजी तौर पर भी वीपी सिंह जी के साथ संपर्क रहा है, आंदोलनों में भी आप साथ साथ रहे हैं, तो आप व्यक्तिगत रूप से भी उन्हें जानते हैं और आप लगातार लिखते पढ़ते रहते हैं। अनेक पत्र पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में आपके लेख छपते रहते हैं और ये गंगा जल बिरादरी और इस तरह के कई संगठनों से आप जुड़े हुए हैं। तो सर, शुरुआत हम करते हैं, थोड़ा सा संक्षेप में अपने बारे में बताइएगा, फिर वीपी सिंह जी के बारे में कैसे जुड़ा हुआ। मैं मूलतः ट्रेनिंग से डॉक्टर हूँ। जी। LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ से हम लोगों ने किया। उसके बाद फौज में रहे, बेखानदानी फौजी हैं। दादाजी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रहे, ताऊ जी शहीद हुए। तो हमारा जैसा इलाका है, आप हम सभी की पृष्ठभूमि से आने वाले लोग हैं। गांव देहात के जो लोग हैं, छाती नपवा के फौज में चले जाना या खेती करना, और राजनीति भी हमारे आसपास रहती है। प्रधानी से लेकर प्रधानमंत्री तक के चुनाव हो, तो ये हमारे आसपास रहती है। तो इस पृष्ठभूमि से हम लोग आते हैं और इनका नीतिगत मामलों का मेरी बचपन से रुचि रही। आसपास राजनीति थी, इसलिए माननीय चंद्रशेखर जी जैसे हमारे दादाजी के जमाने में पहली बार आए थे, तो पूर्व प्रधानमंत्री, हमारी तो पैदाइश से पहले का मसला है, रहे। माननीय हमारे एक परिवार से चूंकि विधायक हो गए थे, और उस जमाने में कांग्रेस में ही वीपी सिंह जी थे, कांग्रेस में ही वो थे, और मुख्यमंत्री भी माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी थे। हमारे चाचा जी के प्रति तो नहीं, पर पिताजी के प्रति कहीं उनका आकर्षण था, हालांकि मैंने कभी उसका जिक्र किया नहीं। और वीपी सिंह जी के प्रति, वीपी और हमारे पिताजी का चंद्रशेखर जी के प्रति था। मान एक वैसी एक पैराडॉक्स है, पर ऐसा हुआ। तो इन तमाम चीजों के चलते हुए जब फौज से हम आए, क्योंकि एक परंपरा है फौज में जाना है, लिहाजा हम गए कि जाना है। कोई 2 साल का होता 2 साल के लिए जाते, न्यूनतम अफसरों का, डॉक्टरों का 5 साल का है। पार्लियामेंट पे अटैक हो गया तो कुछ महीने और बढ़ गया, और हम एक सफलतापूर्वक कारगिल, सियाचिन, उड़ी जैसी अच्छी सेवा दे करके खूब मेडल लगा करके आ गए। काफी लोगों का आग्रह था कि गलत निर्णय ले रहे हैं, रहना चाहिए भाई, इस प्रोफाइल के साथ अच्छा बनेंगे। खैर, वो भाग्य की बात है। मूल रुचि हमारी नीतिगत मामलों में थी और आज भी है। तो ये एक सारांश में है। जहां तक गंगा जल बिरादरी का सवाल है और माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का सवाल है, तो गंगा जल बिरादरी एक प्लेटफॉर्म है। ये गंगा जल बिरादरी नहीं है, ये गंगा जल, क्योंकि इस देश में गंगा जल भी अंतिम वक्त में माना जाता है 2 बूंद चाहिए, तो ये पवित्रता की और शुद्धता का मानक माना जाता है गंगा जल। माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी और कई अन्य नेता भी, जिनको मैंने आखिरी वक्त में देखा, जैसे चंद्रशेखर जी को तो वैसे ही देखा, और जो बड़ी लड़ाई जिसके लिए हम छोटे छोटे मसलों की तो बात करते हैं, लेकिन एक बड़ी लड़ाई जो चंद्रशेखर जी और वीपी सिंह जी अंतिम वक्त में लड़ना चाह रहे थे और लड़े भी, वो थी प्राकृतिक संसाधनों के लूट के खिलाफ। वो थी प्राकृतिक संसाधनों के प्रजातांत्रिकरण की। जहां माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का बड़ा नाम मंडल से जोड़ा जाता है, तो इस बात का आभास उन्हें भी था कि नौकरियां हैं कितनी, और चंद्रशेखर जी ने तो कह ही दिया था कि नौकरियां हैं कितनी, वो भी खत्म हो रही हैं। तो जो क्षेत्र हैं जिसमें अधिकांश हमारे देश की जनता, युवा अपना रोजगार ढूंढते हैं, अपना भविष्य ढूंढते हैं, अस्तित्व ढूंढते हैं, गरिमा ढूंढते हैं, वो ज्यादातर प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित है। खेती एक मसला है। आज बड़ी SDGs की बात चल रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात चल रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात चल रही है। तो सस्टेनेबल चीजें ये तो है नहीं, प्रॉपर्टी डीलिंग सस्टेनेबल नहीं हो सकती है। सस्टेनेबल खेती है, एक अन्न का डाला डालिए 100 पाइए, उसका वो भी अच्छा है। ROI भी, जिससे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जैसे हैवी शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। तो खेती अगर नहीं रहेगी तो कैसे चलेगा? ये जंगल जंगलात नहीं रहेंगे, कैसे रहेगा? अब दुर्भाग्य यही शायद कलयुग है कि ऐसी स्थिति आ गई है कि कोई मंदिर मस्जिद बनाना विकास है और संस्कार है, संस्कृति है, और अरबों साल की अरावली को ध्वस्त कर देना जो है स्वाभाविक है। और ये कहीं उनसे नहीं आ रहा है, अनपढ़ लोगों से।
ये उनकी तरफ से आ रहा है। इस खतरे को वीपी सिंह जी, चंद्रशेखर जी ने भापा था, जो मेरे संपर्क में रहे। भाई 2-3 प्रधानमंत्रियों का आशीर्वाद रहा, देवगौड़ा जी का रहा, चूंकि उस जी जनता दल में आ गए थे, फिर जनता दल की वजह से संपर्क में रहे। हम बच्चे थे, 12वीं के छात्र थे उस जमाने में, पर आसपास थोड़ा चीजें देखने का मौका मिल रहा था, और बाद में प्रकारांतर में और डीपर जाने का मौका मिला। तो ये सारांश में थोड़ा है, उससे जो भी बूंद थोड़ा बहुत आठाना जी चाराना हम कर पाते हैं, हम भी अपनी स्थिति से, चूंकि ऐसा संस्कार मिल गया, एक एक्सपोजर मिल गया, लोगों को तो मिलता ही नहीं है। जी जी लोग तो सिर्फ वो लगे रहते हैं, कहीं जुगाड़ कर लो, कहीं से विधायकी का टिकट मिल जाए, कहीं ठेका वेका मिल जाए, कहीं जुगाड़ मिल जाए। तो जी राजनीति के आज दुर्भाग्य से मायने ये हो गए हैं जी कि भाई जो पढ़े लिखे लोग हैं और सर्वोच्च पदों पे, मैं तो मान उच्चतम न्यायालय के लिए भी कहूंगा, हालांकि उनकी बधाई है कि उन्होंने उस पर रोक लगाई है, लेकिन परमिशन भी उन्होंने दी थी। अरावली के लिए। तो वहां कटघरे में तो सुप्रीम कोर्ट खड़ी थी ना, जी और सरकार खड़ी थी। जी और आप उन संसाधनों को, एक 5 वर्ष की सरकार या 2 साल का उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, क्या करोड़ों साल के उन प्राकृतिक संसाधनों को, जब मादम जाति नहीं थी अस्तित्व में तब भी वो थे, जी अरावली थी, हिमालय है, तो ऐसे संसाधनों को क्या बर्बाद कर सकते हैं? और क्या इनकी भरपाई हो सकती है? जी ये जो लूट के कारण ध्वस्त हो जाएंगे ये तंत्र, जब पर्यावरणीय प्रवाह जो है प्रभावित हो जाएगा, तो ऐसे मुद्दों को, नीतिगत मुद्दों को हम गंगा जल बिरादरी पे उठाते हैं और इनसे जुड़े हुए हैं, और ये सब बुजुर्गों के आशीर्वाद से है कि ये हमें समझ जी आया। जी हम चूंकि पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी के संदर्भ में बात कर रहे हैं, चूंकि वो एक राजघराने से आते थे और ईमानदारी की मिसाल उन्होंने राजनीति में आकर के शुरू की और सादगी पसंद व्यक्ति थे। बेशक। तो वो एक जो राजघराने से आने वाले व्यक्ति के संदर्भ में वीपी सिंह जी को कैसे देखते हैं? एक चीज हम लोग देखें, मैं उन्हें बुद्ध की परंपरा में देखता हूँ, जी महात्मा बुद्ध की परंपरा में देखता हूँ। जिस व्यक्ति पे है ही नहीं कुछ, यदि वो कहे कि मैंने त्याग कर दिया, तो उसके कोई मायने ही नहीं है। जी भाई तेरे पे कटोरा था, कटोरे लेके तू घूम रहा था, तूने क्या त्याग कर दिया भाई? तो त्याग ही वो व्यक्ति कर, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जिसपे नहीं है वो नहीं कर सकता है त्याग। जी किसी ने अपनी हड्डियों तक का त्याग कर दिया, जी वज्र बना फिर उससे, तो इसे गलत उसमें मत लीजिएगा। लेकिन जो व्यक्ति है, हम्म, ये सामाजिक जो मान्यताएं हैं उसमें ये होता है कि हाँ फला फला व्यक्ति ने त्याग किया जब उस पे था, तो इसे आप वो न मानिए कि ये एक अजीब सी बात है कि राजवाड़े से आते थे। जी कोई जिस पे होगा वही त्याग करेगा। वहां वो बुद्ध की परंपरा में है, जी उसमें उस तरीके, वरना तो आम आदमी की तो स्थिति ये हो गई है, वो तो 5 किलो राशन से ऊपर ना सोच पाए, जी और सरकारें भी यही चाह रही हैं कि 5 किलो राशन से ऊपर ना सोच पाए। तो ये जो बातें हैं कि भाई उससे ऊपर व्यक्ति मानवीय गरिमा से, भविष्य से, आने वाले नस्लों के भविष्य से, इससे चिंतित विश्वनाथ प्रताप सिंह जी हैं। और ये बात कहा जाए कि बाद में वो ऐसे हो गए या दिखावे में हो गए, मैं इसलिए नहीं मानता हूँ। बहुत युवा अवस्था में उन्होंने अपनी संपत्ति दान कर दी थी, जी और एक भूदान से। जी 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 तो विनोबा भावे जी से प्रभावित होकर के उन्होंने अपनी संपत्ति दान कर दी थी। तो उस समय तो कोई मुख्यमंत्री पद या प्रधानमंत्री पद नहीं था, उस समय तो वो सामान्य शायद विधायक भी नहीं थे। जी तो ये उनमें मूल है, जैसे बुद्ध में वो है कि भाई बुद्ध बाद में बुद्ध बनते हैं जी ना, लेकिन उस बालक में जब वो बुद्ध नहीं है, उसके पास वो सवाल तो है कि आदमी मरता क्यों है, बीमार क्यों होता जी है, जी जी तो ये सवाल तो हाँ उसमें वो है। सारे प्रश्न हैं। तो वही बीज वृक्ष बनता है। विश्वनाथ प्रताप सिंह की जो मूल प्रवृत्ति है वो उस परंपरा की है जिसमें करुणा है, जिसमें न्याय है, और अन्याय के खिलाफ विश्वनाथ प्रताप सिंह मुखरित होते हैं और उसका खामियाजा भी भुगतते हैं। हाँ मैं वही बात कर रहा हूँ, भारत चूंकि जातियों का देश है और जाति भारत की एक सच्चाई है, और वर्ग की हम बात करें तो वो चूंकि सामान्य वर्ग से आते थे और उन्होंने मैं कहूंगा कि मील का पत्थर राजनीति में स्थापित किया, भले ही उनका कार्यकाल छोटा रहा हो, लेकिन उनके जो निर्णय थे वो आज भी राजनीति को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल। जैसे मंडल कमीशन की हम बात करें और ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की हम बात करें, और उसका खामियाजा जैसा आपने कहा भुगता भी, कि जिस वर्ग से वो आते थे वहां से उनको दरकिनार कर दिया गया और जिनके लिए किया उन्होंने भुला दिया। तो इस परिदृश्य को आप कैसे देखते हैं कि राजनीति में भी अगर दृढ़ इच्छा शक्ति है तो आप जाति से ऊपर उठ करके वंचित और जो शोषित वर्ग है उनके बारे में सोच सकते हैं? देखिए, मैंने विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने कोई ऐसा सवाल नहीं है, क्योंकि उनके दौर में हटने के बाद भी काफी वक्त वो रहे हमारे बीच जी सशरीर, तो उन्होंने ज्यादातर सवालों के जवाब खुद ही दिए हैं, मैं दोहरा ही रहा हूँ जी लगभग। इस सवाल का जवाब उन्होंने दिया था कि भाई भले मेरी टांग टूट गई जी फुटबॉल के मैदान, लेकिन मैंने गोल कर दिया, है ना।
एक उसका जवाब वो भी देते हैं कि उसने जिंदगी गंवा दी, वक्त नहीं वक्त गंवाया। नहीं गवाया। जी। एक एक जवाब वो भी देते हैं कि भाई जब उनसे पूछा गया कि मैं इसे जोड़ दे रहा हूँ इससे, कि पूछा गया भाई आप बोफोर्स का ये करके बन गए, तो वो कोई कटुता के साथ किसी जर्नलिस्ट द्वारा पूछा गया सवाल था, सभा के समय वहां उपस्थित था। जी। तो माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने जवाब दिया था कि भाई अब धोखा से बने, धक्का से बने, जैसे भी बने, यही भाषा में बोले थे, अब धोखा से बने, धक्का से बने, जैसे भी बने, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि बन के किए क्या। तो उन्होंने जिंदगी गंवा दी, मौका नहीं गंवाया। वो आप आजाद देश में ये देखेंगे तो सामाजिक न्याय का जो सबसे बड़ा नायक है बाबा साहब अम्बेडकर जी के बाद, जी। वो माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह है और कर्पूरी ठाकुर जी हैं। मैं एक और नाम उसे दे रहा हूँ, मतलब और लोग भी हैं, मैं नहीं जी। कह रहा कि व्यक्ति ही सब कुछ करते हैं, ये तो धाराएं होती हैं, विचारधाराएं होती जी। हैं। और दूसरा प्रश्न जो आपने किया कि देखिए वो राजपूत जात से आते थे, जात इस देश में एक हकीकत है और जातिगत ध्रुवीकरण बढ़ा है, जिसके प्रति भी इस मुद्दे को लेकर के भी बहुत लोगों ने आशंका व्यक्त की थी कि ये जातिवाद को मिटाने के लिए, घटाने के लिए जरूर उठाया गया कदम है, लेकिन ये घटाने वाला नहीं, ये बढ़ाने वाला है। और फिर बढ़ा भी, ये इसका दुष्परिणाम आया, ये बात सही है। लेकिन साथ ही एक बड़ा वर्ग जो समाज का था, जो मुख्य धारा में नहीं आ पा रहा था और वो अपने आप को वंचित महसूस कर रहा था, और उन्हें माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लाल किले की प्राचीर से बात कही कि भाई वो जो पेट की आग होती है, दिमाग में जाती है, क्रांति होती है। तो ये देश किसी सिविल वॉर की तरफ जाता ही जाता। जी। मैं नहीं कह रहा कि मंडल के फैसले के बाद बड़ा एक हुआ, अपहीवल हुआ, और काफी जिलों में 16-16 राज्यों में कर्फ्यू भी लगे, ये बात सही है, काफी लोग उसका उनको दोषी कहते हैं, लेकिन एक पक्ष को जैसे हम नजरअंदाज करते हैं कि यदि वो निर्णय तब न लिया जाता तो प्रकारांतर में तो लिया ही जाता। जी। और क्या अगर वो एक सिविल वॉर के मार्फत लिया जाता या एक व्यक्ति की उदारता से, न्यायप्रियता से लिया गया, ठीक है हर चीज के कुछ खामियाजे होंगे, कुछ होगा तो इसकी तुलना भी करनी चाहिए। जी। कम से कम न्यायप्रिय लोगों को, या मैं कहता हूँ विश्लेषकों को, न्याय एक तरफा ना होकर के उसकी एक निष्पक्ष आकलन करना चाहिए। जी। तो कहीं वीपी सिंह जी ने क्या इस देश को एक सिविल वॉर से नहीं बचा दिया? जी। क्या एकता अखंडता इस देश की खंडित नहीं होती? तो मैं वहां उन्हें गांधी जी की परंपरा देखता हूँ, वो गांधी जिन्होंने कोशिश ये की कि भाई जब दूसरे का पक्ष समझने की, अंग्रेजी का एक शब्द है एम्पैथी, हम सहानुभूति पूर्वक दूसरे का पक्ष समझें, तो वहां गांधी में वो विशेषता है। इसलिए गांधी ही सर्वोत्तम व्यक्ति हैं, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं, सर्वोपयुक्त व्यक्ति हैं आजादी के आंदोलन को चलाने के लिए, क्योंकि इतनी धाराएं चल रही हैं। यही विश्वनाथ प्रताप सिंह जी पे लागू है कि बाबा साहब अम्बेडकर का भी तो एक हकीकत है कि मेरे आदमियों को न्याय कहाँ मिला। जी भाई, अंग्रेज चला जाएगा, लेकिन अंग्रेज से पहले भी तो ये स्थिति थी कि भाई एक आदमी के छूने में अछूत माना जा रहा था, उसकी छाया से परहेज था। तो ये जो एक सामाजिक असमानता थी और विषमता थी और अपमानजनक थी, उसका निदान नहीं मिल रहा है, तो गांधी उसे भी देखते हैं जी, और उसे भी साथ लेने का प्रयास करते हैं। उसमें कुछ लोग नाराज होंगे, जब लिया जाएगा तो किसी शर्तों पे ही तो लिया जाएगा, निशर्त तो लिया नहीं जाएगा। तो हमें हलवा तो चाहिए, और शुगर बढ़ रही है, उससे प्रॉब्लम है, खाना भी है और चाहिए भी, तो ये तो संभव नहीं होता। हलवा खाइएगा तो उसका वो भी आएगा। अम्बेडकर जी आएंगे तो ऐसे आ जाएंगे क्या? और मैं अम्बेडकर जी का इस मामले में सलाम करूंगा कि भाई वो व्यक्ति स्वयं बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन फिर भी अपने लोगों के लिए वो आदमी सब त्याग करके, त्याग करना है बाबा साहब अम्बेडकर। उस परंपरा में जहां वीपी सिंह जी को देख रहा हूं, मैं गांधी की परंपरा में भी देख रहा हूं कि वो मुसलमानों के अधिकार को भी देख रहे हैं, वो महिलाओं के अधिकार को भी देख रहे हैं, वो फेडरल स्ट्रक्चर भी राज्य का देख रहे हैं। तो वीपी सिंह जी, जैसा मैंने कहा कि एक कदम आगे, हालांकि सब लोगों ने ये किया है, वक्त से कहा है, और इस देश के संस्कार में रहा है कि हम पानी भी देते थे तो हम पानी खाली नहीं देते थे, और पानी पिलाना सवाब माना जाता था जी। आज पानी बिक रहा है बाजार में। इस खतरे को क्या बुद्ध ने नहीं समझा? इस खतरे को क्या महात्मा गांधी ने नहीं समझा? इस खतरे को विश्वनाथ प्रताप सिंह जी भी समझा। तो कई परंपराओं का मिश्रण वीपी सिंह है, बुद्ध की परंपरा, गांधी की परंपरा, एक प्रशासक की परंपरा, और एक सफल राजनीतिक की भी परंपरा जी। भाई एक सफल राजनीतिक, आप ये बताइए कि एक व्यक्ति जो पार्टी की कृपा से 1980 में, अज्ञात सा व्यक्ति है, कोई बहुत ज्यादा नहीं जानते, डिप्टी मिनिस्टर रहा है, किसी ने साइंटिफिक राजा कहा, माननीय इंदिरा जी की ये आंखों में चढ़ गए जी, एक दो वो किए, साइंटिफिक राजा इनका नाम आया जी।
पढ़ा लिखा व्यक्ति है, गोल्ड मेडलिस्ट फिजिक्स वगैरह साइंस की स्ट्रीम से आया हुआ व्यक्ति है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसी, मतलब जिन्हें ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कहा जाता था, ऐसी जगह से पढ़ा लिखा व्यक्ति है। तो हमारे पास तो बड़ी समृद्ध राजनीतिकों की पौध रही। वीपी सिंह जी के रूप में हमें ऐसे ऐसे लोग बन जा रहे हैं जिनका पता ही नहीं चलता है क्या नहीं है। तो हमारे पास अच्छी भाषा पर कमांड रखने वाले, सामाजिक समझ रखने वाले, देश की राजनीतिक समझ रखने वाले, विदेश नीति समझने वाले, इंडस्ट्रियल नीति समझने, साइंटिफिक टेम्पर रखने वाले, तो ये बन जाते हैं मुख्यमंत्री। अब मुख्यमंत्री बनते हैं 80 में कृपा से, पार्टी के अपने दम पे नहीं बनते हैं, कृपा से बनते हैं, और 9 साल के भीतर अपने दम पे प्रधानमंत्री बनते हैं। तो इतना गजब का पॉलिटिकल करियर किसका है? तो वीपी सिंह बहुत मायने में विलक्षण है। जी, आपने दादरी में जो भूमि अधिग्रहण का आंदोलन हुआ उसमें आप साथ रहे और आप जेल भी गए, और एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा प्रधानमंत्री उस समय जो डायलिसिस जैसी एक खतरनाक बीमारी से जूझ रहा हो, स्वास्थ्य ठीक ना हो, उसके बावजूद बीच में आना, धरने पर बैठना, तो ये कहाँ राजनीति में आज जो है एक उदाहरण है। ये आपने बहुत बढ़िया बात कही, और बल्कि एक बार मैंने कहा था, मुझे आपने याद दिला दिया कि वीपी सिंह कहीं उस महाराणा प्रताप की परंपरा के भी व्यक्ति हैं, जो जमीन पे सोने को तैयार है, घास की रोटी खाने को तैयार है। हफ्ते में 2-2 बार डायलिसिस हो रही है। सामान्य आज बुखार रहता है, शरीर गिरा गिरा सा रहता है, और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी उसके बावजूद भी झुग्गी झोपड़ी में, जिस काल में हम उनके साथ रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी में आके बैठ जाया करते थे। मतलब आप सामान्य रुमाल रख के बैठेंगे, उस पृष्ठभूमि का बीमार व्यक्ति वहां आके बैठ जाता था। किसानों में कोई मौसम हो, आके बैठ जाया करते थे। आज सामान्य सा आदमी बन जाता है, उससे जोर पड़ता है कहीं यहाँ वहां जाने में, अपने साथ दर्जनों पुलिस लेके चलेगा, ये करेगा। विश्वनाथ प्रताप सिंह बिना बाडंबर, कहीं मेरी जो भेंट हुई थी उनसे, जिसके बाद इसकी पृष्ठभूमि बनी, वो मेरी जो है पूर्वांचल में हुई थी जी। तो वहाँ जो टेल तक पानी नहीं जाता था, और वो नक्सलाइट एरिया था बनारस के पास का, वहां ये उनके बीच गए थे। तो वहां तक जा रहा है वो व्यक्ति, वो उड़ीसा तक जा रहा है ऐसे मुद्दों पर, वो कर्नाटका में जा रहा है माइनिंग के खिलाफ। तो वो व्यक्ति उस दौरान में उनके साथ खड़ा है, जैसा मैंने कहा, घास की रोटी खा के जमीनों के बीच, आदिवासियों के बीच है। तो वो कहीं महाराणा प्रताप की परंपरा में है कि राजा हैं लेकिन जमीन पे सो रहे हैं जी। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह वो व्यक्ति भी है, गांधी, बुद्ध, महाराणा प्रताप। लगातार जो राजनीतिक परिदृश्य है उसके बाद वो बदलता रहा है, बहुत लंबा समय उनको नहीं मिला कार्यकाल का, लेकिन जो उनके फैसले हैं वो आज भी राजनीति को प्रभावित करते हैं। तो क्या ये उनका एक नैतिक साहस वाले प्रधानमंत्री के रूप में इंगित किया जाना चाहिए? देखिए, साहस की कमी तो माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी में कभी नहीं रही। हालांकि कुछ लोगों ने उसे दुस्साहस कहा और बतेरों ने दुस्साहस कहा, ठीक है, जिसका भाई नुकसान हुआ वो तो दुस्साहस कहेगा, लेकिन वीपी सिंह जी में कभी भी साहस की कमी नहीं रही। इंदिरा जी का जो जलवा था, भाई आज मोदी जी हैं भाजपा में, हम देखिए किसी के मुंह से आवाज नहीं निकलती, अच्छे अच्छे बिल्कुल जो है ऐसे बैठे हैं, बिल्कुल जैसे यस सर के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इंदिरा जी का बहुत बड़ा जलवा था, लेकिन इंदिरा जी के समय अपने नैतिक आधार पे, अपने बल से, नैतिक बल के कारण इस्तीफा दे देते हैं वो, अपने वचनबद्धता के, भाई अगर ये डकैतों वाली समस्या नहीं कर पाए। और उनके भाई साहब, जज साहब, जिनकी हत्या हो गई थी, डकैतों ने मार दिया था, उस समय वो कोई नहीं देखते हैं, किसी प्रेशर में नहीं आते हैं। बहुत सारे ऐसे नेता थे, विपक्ष के भी नेता थे, जिनके कुछ ताल्लुकात थे इस तरीके के, तो वो इस बात से भी राजनीतिक फीता लेके नहीं मापते हैं, हानि होगी, लाभ होगा, क्या होगा। वो बिल्कुल डकैतों वाले मामले पे मजबूती से लगते हैं। फूलन देवी जी को भाग करके मध्य प्रदेश में सरेंडर करना पड़ता है, और वो तो एक तरफ से डकैत उन्मूलन कार्यक्रम चला देते हैं जी, और उसमें वो कोई भेद भी नहीं करते हैं। यदि जो है किसी भी धर्म जाति का व्यक्ति है, जैसे यहाँ भी हुआ, दंगा चला, तो वीपी सिंह जी ने दृढ़ता से मेरठ में काफी उसके भी आरोप भी आते हैं। देखिए, ऐसी चीजों में अति भी होती है, वो कोई अच्छी बात नहीं है, उसकी भी जांच होनी चाहिए, दोषी हो उसे भी पहुंचाना चाहिए, लेकिन सत्ता तो इकबाल से चलती है। तो वीपी सिंह इकबाल वाले आदमी है, सत्ता इकबाल से चलाने वाले आदमी। हाँ, लोक लाज में हमारा सब्जेक्टिव हो सकता है, और वो व्यापार को शुभ लाभ से चलाना चाहते हैं। वो जहाँ खेत में उतार देते हैं ट्रैक्टर, घटतोली की समस्या अभी आप घूम ही रहे होंगे, गन्ने की क्या समस्या आती है, अभी तक चलती है घटतोली की, रोज झगड़े होते हैं। तो मुख्यमंत्री खेत में उतार देता है, टोल पॉइंट पे हेलीकॉप्टर उतार देता है,
और तत्काल प्रभाव से एसडीएम डीएम सबकी जो है लंका लगा देता है, वहाँ सबकी पेशी कर देता है। तो इस तरीके का सक्रिय नैतिक बल वाला मुख्यमंत्री वीपी सिंह को अगर आप देखेंगे पिछले इन दिनों में सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्रियों में उत्तर प्रदेश में दिखेंगे तो वीपी सिंह, एनडी तिवारी दिखेंगे आपको। एनडी तिवारी ये सब नोएडा वोएडा ये सब वही विजन है। सो कहने का आशय यह है कि वीपी सिंह जी प्रशासनिक दृष्टि से बहुत ही सफल मुख्यमंत्री थे और उन्होंने विभिन्न पदों पे रहे तो उनका लंबा एक्सपीरियंस भी है। भाई देश के वित्त मंत्री भी रहे। जब वित्त मंत्री रहते हैं तो जब खुद ही वित्त मंत्री एक लंच लेकर के और एक चटाई लेकर के जा रहा है और जब बजट बन रहा है और वो वहीं रहता है 2-3 दिन और उसको कोई परिजन भी नहीं मिल सकता है। और उस समय कुछ लोग बताते हैं, कितना सत्य नहीं है आप दरियाफ्त करिएगा, कि खाना कोई एक आज भी बड़े प्रसिद्ध घराना है वो व्यापारिक, और वो व्यापारिक घराना जो है खाना 5 स्टार से भिजवाया करता था मंत्रालय में। लेकिन अगर वित्त मंत्री अपना लंच बॉक्स लेके आएगा तो किसी की हिमाकत है कि उसका खाना 5 स्टार का कोई कर्मचारी पकड़ ले। तो ये जो आती है कि वो जो भाई मापदंड होते हैं ऊपर से तय होते हैं। तो वीपी सिंह उसमें आगे बढ़ के अपना जिम्मेदारी निभाने वाले लोगों में है। यही बात इस पे भी आती है जो मंडल का मसला आता है। मैंने मजाक में कहा, हमारा ये हुआ कि मजाक में नहीं कहा, मतलब थे भाई हम बच्चे थे तो जो आसपास का माहौल था, जितनी राजनीतिक समझ थी, हालांकि हमारे तो परिवार से ही विधायक थे और उन्हीं के साथ गए वो, चंद्रशेखर जी के साथ नहीं गए, वो परिवार चंद्रशेखर जी के साथ था। तो वीपी सिंह कहीं ऐसा लग रहा था, हम तो 12वीं बच्चे थे इसलिए बहुत ज्यादा मैं नहीं कह सकता राजनीतिक परिपक्वता समझ से, पर एक भावनात्मक होता है आसपास के माहौल देख करके। मैं वीपी सिंह जी को कहा, मैं कहा जी हमने तो आपके मुर्दाबाद के नारे लगाए मंडल में तो आपके पुतले फूके। तो वीपी सिंह बहुत जोर से हंसे। अब जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ वो महत्वपूर्ण है। लोग उन्हें समझ नहीं पाए, उनके निर्णय को। बहुत सारे जिनका उन्होंने भला किया वो भी नहीं समझ पाए, जिनका भला हुआ वो जातिगत राजनीति में उन्हें भुला दिए, जिनका नुकसान हुआ उन्होंने भुलाया नहीं। तो उस समय वीपी सिंह जी ने ये बताया था, राजपूतों के लिए बताया, उन्होंने कहा कि देखो मंडल से आने से राजपूत का नुकसान नहीं हुआ, मंडल में न आने से राजपूत का नुकसान हुआ। क्योंकि मूलतः ये जो जातियां थी, अहिर हो, जाट हो, गुजर हो, कुर्मी हो, यादव हो, ये जाट जो गुजर है, सब लोग ये जातियां ये कृषि बेस्ड जातियां थी जी। और वो अजगर बना दिया था देवीलाल जी ने। तो वो एक राजनीतिक गठबंधन भी गजब का था, हम हिंदुस्तानी मुसलमान करके लिए उन्होंने एक विकल्प बनाया था राजनीतिक। तो ये राजनीतिक लड़ाइयों में भी ये तोड़फोड़ की जाती है। मैं किसी गठबंधन के पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसा मैंने कहा, खेती ऐसी चीज है जो सस्टेनेबल है, खेती ऐसी चीज है जो इतने 60% जनता को रोजगार देती है। तो उसे बनाए रखना या उन जाति समूह के हितों को देखना, जाति समूहों को हटा दीजिए, कृषि के हितों को, कृषि आधारित खेती बचाना, गांव बचाना, किसानी बचाना, ये नैतिक दायित्व भी है, ये रणनीति भी है और ये सिद्धांत भी है और नैतिकता भी है। तो वीपी सिंह उस चीज को बचाने की दृष्टि से उनका कहना यह था कि भाई कहने को अब उन्हें कह दीजिए कि भाई रजवाड़े है, रजवाड़े थोड़ी ना है। जो वहां सिपाही खड़ा होता था राजा साहब के यहाँ, राजपूत लिख रहा है, था तो सिपाही जी। तो उनकी गिनती, उन सिपाहियों की और कम पढ़े लिखे किसानों की गिनती वहां कर दी गई। ना तो आर्थिक स्थिति में थे वो। अब हर किसी को अच्छा लगता है अपना को रजवाड़े से दिखाना जी। ये एक सामाजिक व्यवहार जी जी। अच्छा लगता है तो नहीं जी जी। अब ये जो चाहे किसी जात के हों, जो 1.5 बीघे के किसान रह गए हैं, जो छोटी होती जा रही हैं, और कहने को ये हो जाएगा कि साहब इनकी तो 10 बीघा जमीन है और 10 लाख का 1 करोड़ के मालिक हैं ये, लेकिन 10 बीघा जमीन में वो आदमी अपने बाल बच्चे नहीं पाल सकता, नहीं पाल। ये व्यवहारिक पक्ष है और फिगर पक्ष वो है। तो वो जो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने कहा कि उसका नुकसान मंडल आने से नहीं हुआ, उसका मंडल में न आने से नहीं जी। ना भाई जाट भी उस वक्त नहीं आए थे मंडल में जी। जाटों ने बड़ा भारी विरोध किया था मंडल का, लेकिन मैं जाटों को इस बात की बधाई दूंगा कि उन्होंने ये जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये जो चुनावी लोकतंत्र है, इसके अनुकूल अपने को ढाला और उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से वो अधिकार लिया और अपना लाभ लिया जी। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं वो लोग सजाती है माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के राजपूत, वो समझ नहीं पाए। और जो दूसरा पक्ष है जिसका नुकसान हुआ, अब मैं कर्पूरी ठाकुर जी और वीपी सिंह जी दोनों पे आ रहा हूँ। 10 साल बाद वीपी सिंह जी ने यह भी कहा कि भाई मंडल कमीशन कोई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नहीं था जी। ये तो एक सशक्तिकरण का, सामाजिक सशक्तिकरण का औजार था। लोगों ने राजनीतिक कारणों से इसे नौकरी का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बना के पेश कर दिया है और उसका जवाब चंद्रशेखर जी का था कि नौकरियां हैं कहाँ, नौकरियां तो खत्म हो रही हैं जी।
हालिया आप देखिए कि अब तो ये आ गया, अग्निवीर आ गया, सेना में भी। सेना तक में ये स्थिति आ गई। अब आप भाड़े के सिपाही लीजिएगा क्या, 4 साल के लिए भाड़े के सिपाही? अंग्रेज ये काम करके नहीं गया था कि जो उसकी फौज के लोग थे, अंग्रेजों ने उनके लिए भी जाते हुए, हिंदुस्तान से जाते हुए जब जा रहे हैं, ये व्यवस्था की थी कि उनके सैनिकों को सारे प्रिविलेजेस, जो भी उनको पेंशन आदि मिलने हैं, मेडिकल बेनिफिट्स मिलने हैं, सब मिले, अस्पताल की सेवा उनके परिवार को मिले। जी। और हमारी अपनी जो चुनी हुई सरकार है, अपनी सरकारें, वो ये हाल कर दे रही हैं कि उस बच्चे को, जिससे हम कह रहे हैं, वो देहाती का तो बच्चा है, किसी जात का हो, जी। और गांव देहात की उन्हीं कृषि जातियों के तो बच्चे हैं वो, तो उन लोगों को इस हाल में ला दे रही हैं कि भाई आपसे तो उम्मीद ये हो रही है कि आप आंख फड़वा लीजिए, टांग कटवा लीजिए, नाड़ कटवा लीजिए, और हम आपके माँ बाप का ख्याल नहीं रखेंगे, आपके बीवी बच्चों का ख्याल। ऐसी शर्तों पे नौकरी, तो नौकरी में न गरिमा रह गई, न सुरक्षा रह गई, जी। और नौकरियां कम हो गई, निजीकरण आ गया। जी। तो ये जो इमर्जिंग ट्रेंड्स थे, आने वाले ट्रेंड्स थे, उनकी तरफ माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी आगाह कर रहे थे, जिसको कि ये लोग समझ नहीं पाए। तो जी। वीपी सिंह जी का फैसला समय के, ऐसा नहीं है कि समय से पहले हो गया। वीपी सिंह जी का फैसले अपनी जगह ठीक है, जनता की समझ पीछे चल रही थी, ये जनता की समझ है। जी। अब सामाजिक न्याय पे आइए, तो जैसे मैंने कहा कि इनसे बड़ा नाम नहीं होगा, कर्पूरी ठाकुर जी ने एक बहुत अच्छा फॉर्मूला दिया था। जमींदारी एबोलिशन हुए, मैं एक बात कहता हूँ कि कुछ लोगों को बहुत फालतू की जमीन थी जिसको नहीं कर रहे थे, तो चलिए जो जोत रहा था उसके पीछे लगे। आज जब कृषि की होल्डिंग कम हो गई है, आप किसी उस आदमी को जिसे जमींदारी एबोलिशन में ही जमीन मिली है, उसे ही कहिए कि भाई दूसरे के पास तो छर छिपाने के लिए जगह नहीं है, अपनी जमीन में जमीन दे दीजिए, दे देगा क्या? नहीं। नहीं देगा। आप जिस आदमी ने आरक्षण का लाभ ले लिया है, उसे कह दीजिए कि भाई छोड़ दे, तुझे तो मिल गया, अब अपने सजातीय के लिए छोड़ दे, नहीं छोड़ा दलित दलित के लिए छोड़ दे, तो छोड़ देगा क्या? नहीं। और मैं उसको दोष भी नहीं दे रहा हूँ। जहां आदमी सड़क पे पड़ा 10 रुपया नहीं छोड़ रहा, कोई मेडिकल कॉलेज की सीट या नौकरी क्यों छोड़ेगा? जी। जहां लोग पैसे लेके घूसखोरी करते घूम रहे हो नौकरियों के लिए, अवसरों के लिए, वहां वो क्यों छोड़ेगा? तो हमें एक सामाजिक दायित्व और चेतना और वास्तव में सामाजिक न्याय की भावना को पुष्ट करना था, बजाय खेमेबंदियां करने के लिए। जी। दुर्भाग्य से खेमेबंदियां हुई जिनके हाथ से जा रहा था, और कल वो आएंगे फॉर्मूले, मान लीजिए महादलित का आएगा, अति पिछड़े का आएगा, तो आप देखिएगा पिछड़ी जातियां ही विरोध करेंगे। जी। जो वर्चस्व ये वाली पिछड़ी स्वाभाविक है। जातियां हैं, वो स्वाभाविक है। महादलित में जो स्वर्ण जातियां हैं दलित समाज की, जी। वही विरोध करेंगे। जी। जी। ये स्वाभाविक है, लेकिन न्याय की प्रक्रिया को नहीं रुकना चाहिए। तो जो अच्छा फॉर्मूला था कर्पूरी ठाकुर जी का था, उस वक्त किन्हीं भी कारणों से नहीं हो पाया। तो एक और व्यक्ति, जब हम माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का नाम लेते हैं, तो न्याय करने की दृष्टि से उनका नाम भी लिया जाना कर्पूरी ठाकुर जी को बहुत आवश्यक है। जी। अब जैसे हमने विश्वनाथ प्रताप जी की हम बात कर रहे हैं, एक लंबी जो परंपरा है राजनीति में वंशवाद की भी चली आ रही है, लेकिन वहां वंशवाद के एक तरह से पूरी तरह से विरोधी हैं वो, और इसको आगे बढ़ाते भी नहीं है। ये उनका नजरिया आप कैसे देखते हैं? नजरिए से तो मैं एक प्रकरण आपको बताऊंगा। माननीय अजय सिंह जी वो आ गए थे, उनके सुपुत्र जो बड़े जो हैं, जी। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जी। और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने उनको टॉप 50 एंटरप्रेन्योर्स में जज किया था, मतलब उस स्तर के मानसिक विश्वनाथ स्तर प्रताप पर सिंह जी के बड़े बड़े बेटे। बेटे जी। माननीय अजय सिंह। और उनकी शायद किन्हीं भी कारणों से कुछ सामाजिक जीवन के प्रति रुझान हुआ, जी। ब्लड में होगा, जी। और वो आना चाह रहे थे। तो ये एक इत्तेफाक की बात है, और मतलब हम लोग जो है जा रहे थे, और एसपीजी हमको थोड़ा डिपार्टमेंटल मान लेती थी। जी। और फिर माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का उनके दिनों में बहुत ज्यादा आशीर्वाद था, थोड़ा उनको कैटरेक्ट भी था, तो वो एकदम देख नहीं पाते थे। अब जैसे ही हम पहुंचे, तो उन्होंने कहा राजा साहब ये आराम करने जा रहे हैं, और जल्दी से चले जाइए डॉक्टर साहब, वरना जी। फिर वो एक बार रेस्ट में चले जाएंगे। बीमार रहते थे, कई दिक्कतें थी, हम जल्दी से भागते हुए घुस गए। अब हम अंदर घुस गए हैं, बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं, और राजा साहब से उसी समय उनकी धर्मपत्नी, अब उनकी कुछ बात हो रही है, वो पारिवारिक बात है, इत्तेफाक से मेरे कान में पड़ी है। तो उन्होंने उनको ये कहा था कि भाई कुंवर साहब चाह रहे हैं राजनीति में आना। राजनीति में। तो राजा साहब ने जो बात कही, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। वो बोले कि भाई देखिए, वो ऐसा है कि आना चाहते हैं तो जनता के बीच जावे, मेहनत करें, मिले जुले, और करें जो मन है। अब सिफारिश सिफारिश हमसे ना हुई। तो आप देखिए कि वो व्यक्ति जो उन ऊंचाइयों पे है, जिसने पासवान जी को नेता बना दिया, शरद पवार जी को नेता बना दिया, लालू जी को नेता बना दिया, मतलब इतने सारे नेता जिस आदमी ने पैदा कर दिए, जो हमारे जैसे छोटे आदमी, जो आशीर्वाद मिल गया बच्चे पर, तो हमारे जैसे व्यक्ति को आशीर्वाद दे के भेज रहे हैं। तो हमको करुणानिधि जी रिसीव किए चेन्नई में। जी। हाँ,
और भाई यहाँ मेरठ में हो रहा था तो पासवान जी अपने बगल की सीट खाली करा रहे हैं, चूंकि माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने फोन किया है हिमाचल। जी भाई मैं तो एक बच्चा हूँ, फौज से आया था, 31 साल उम्र थी अपनी, हमारे लिए ऐसा कर रहे हैं और अपने बेटे के लिए कह रहे हैं। जी, राजनीति में मापदंड स्थापित करने वाली बात मापदंड दोहरा। स्थापित करने वाली बात थी। वीपी सिंह जी ने देखिए ऐसे पौधे लगाई है, राजनीति में पौधे लगाई, ये बड़ी बात है। आजकल के नेताओं की बड़ी खराबी है, वो पौधे नहीं लगा रहे, वो बाग के बाग उजाड़ रहे हैं। जी हाँ, उसका एक कारण ये भी है हाँ, अपने। एक ही परिवार में मतलब 15-15, 20-20 लाल बत्तियां, इसका क्या मतलब है? ये कौन सी विचारधारा है और कौन सी पार्टी है जिसमें ये नहीं है? और चलिए मैं इसको मैं एक बार को वो भी कर देता कि यदि आप जनता से द्वारा निर्वाचित होकर आ रहे हैं, जो माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह कह रहे हैं कि भाई मन है ये जो है आने का, तो जनता के बीच जाइए, मिलिए जी जुलिए, अपना प्रभाव बनाइए, संपर्क बनाइए और लड़िए। जी ये प्रजातांत्रिक अधिकार है, इसको मैं नहीं नकारता हूं। इसकी सजा किसी बच्चे को, बेटे को, भतीजे को, पोते को, पोती को, नाती को नहीं दी जा सकती है जी कि भाई वो अमुक का बेटा, बेटी, पोता, पोती, नाते, भतीजी जो भी है, ये उसका प्रजातांत्रिक अधिकार। लेकिन वो फिर जनता के बीच से आवे, जी वो लाभ तो देखिए स्वाभाविक मिलेगा। डॉक्टर का बेटा है तो उतनी डॉक्टरी घर में सीख लेगा, जी या किसी का इतना तो उसे मिलेगा लाभ, उससे हम आप ना वंचित कर सकते हैं ना वंचित हो पाएगा। जी ठीक बिल्कुल। लेकिन वो जनता के बीच से यदि आ रहा है या वो पैराशूट से आ रहा है, ये फर्क करता है। तो आप ज्यादातर को देखिएगा जिन पदों पे वो बैठे हैं, क्या वो अपने दम पे बैठ पाते? ये राजनीति में एक प्रश्न चिन्ह तो है ही। इस तरीके के अपराध के विश्वनाथ प्रताप सिंह दोषी नहीं है। नहीं, जब हमने वीपी सिंह जी की कहा कि वो राजनीति में मापदंड स्थापित करते हैं, तो एक वाकया ये भी है कि दोबारा से उनको प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर पूरी एक तरह की मेजोरिटी कहेंगे उसको मिल चुकी थी, लेकिन उन्होंने उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। इस वाकये के बारे में थोड़ा सा बताइए। ये उसमें 2-3 चीजें समझ में आती हैं माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का। एक तो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, एक मैं उनमें देखता हूँ एक राजनीतिक अरुचि सी आ चुकी थी। वो कहीं पेंटिंग बना रहे थे, कहीं कविताएं लिख रहे थे, और वो सामाजिक तौर पे सक्रिय जन आंदोलनों से उस समय संपर्क कर रहे थे। तो वो उनमें हमेशा था, जी वो उनमें हमेशा था, कवि, पेंटर। हाँ? और उसके तो खैर हम बात करेंगे, कई उससे भी संबंधित वाक्य हैं। जी पर जहां तक प्रधानमंत्री वाला मामला है, उसमें ये रहा कि इनकी सबकी यूनाइटेड फ्रंट नेताओं की मीटिंग हो रही है और माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह पहली चॉइस थे, जी दूसरी चॉइस ज्योति बासु थे। जी और कमाल की बात है कि दोनों ही नहीं बने। अब वीपी सिंह जी अपनी गाड़ी को ले जाते हैं और उसका वो भी ऑफ करा दिया जाता है, सब लोकेशन वोकेशन, जो कि वीवीआईपी थे तो उनका ये मतलब सुरक्षा की दृष्टि से घातक वो था। जी और गाड़ी जो है सर्कल रोड पे, आउटर सर्कल रोड पे घूमती रहती है। और जब वो भाई पकड़ में ही नहीं आते हैं तो यूनाइटेड फ्रंट नेताओं के पास कोई चारा नहीं बचता है। जी अब इसको कोई मानेगा नहीं मानेगा, माने न माने, लेकिन आप करुणानिधि जी को देखिए, वो तो बाद तक वीपी सिंह जी के साथ रहे। जी जब कांग्रेस की सरकार 2004 में बनती है तो 2-3 नेता तो माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह की वजह से ही आते हैं। करुणानिधि एक है, मुफ्ती मोहम्मद सईद एक है, पासवान जी वगैरह एक है। लालू जी को भी मान मनोवल करने का, लालू जी मन बनाए हुए थे हालांकि, लेकिन उनमें विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रभावी है। जी तो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के पास एक मजबूत फैन फॉलोइंग और समृद्ध, मजबूत, सशक्त लोगों की, जिनके पीछे जनाधार था, नंबर्स थे, जी वो माननीय विश्वनाथ प्रताप। लेफ्ट पूरा और अच्छी तादाद में लेफ्ट था, तो लेफ्ट बहुत मजबूती से उनकी पहली चॉइस माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। हाँ, सेकंड चॉइस जब माननीय ज्योति बासु जी की आती है, कॉमरेड ज्योति बासु की, उसे भी मैं एक ऐतिहासिक, ये तो वीपी सिंह जी का अपना जी फैसला था, जी लेकिन ज्योति बासु का न बनना, कॉमरेड ज्योति बासु का, मैं उसे भी हिस्टोरिकल ब्लंडर मानता हूँ लेफ्ट की। जी यदि वो आए होते तो शायद लेफ्ट की जो नीतियां हैं, जो जन उपयोगी नीतियां हैं, लोक नीति है, लोक उपयोगी नीति है, उससे शायद हिंदुस्तान रूबरू होता और एक बेहतर राजनीति निकलती। पर अब वो निजी फैसले होते हैं, दलगत फैसले होते हैं, जी उसमें हमारी आपकी नहीं नहीं चलती। चलती। पर वीपी सिंह जी को अवसर ये मिला। जी
दूसरा जो हम उनको देखते हैं वो कवि हृदय है, हाँ, पेंटिंग में उन्होंने उनकी उन्होंने व्यक्तिगत एक उन्होंने दिलचस्पी है। एक कवि लिखी, आपने कवि कह दिया, उन्होंने एक कविता लिखी थी कि भाई इस एक तो उन्होंने लिखी सारी रंगीनियां देख चुका हूं मैं। स्क्रीन होती है ना, व्हाइट जी रहती है तो सफेद की सफेद रह गई, हालांकि सारी रंगीनियां उस पर दिखती हैं, तो जी स्क्रीन करके उन्होंने एक कविता लिखी। ऐसे ही उन्होंने एक और कविता लिखी है, समझिए। वो ये है कि भाई इस भरे सजे बाजार में मैं आज मैं उससे मुफलिस से चोर बन रहा हूं, मैं मुफलिस से चोर बन रहा हूं मैं, इस भरे सजे बाजार से क्या चुराऊं, वही सब भरा सजा है जिसे लुटाकर मुफलिस बना हूं मैं। तो वो जब प्रधानमंत्री को मना करते हैं जी तो ये कोई अजूबी बात नहीं है, मतलब वो उस फ्रेम ऑफ माइंड में आ चुके हैं, वही सब सजा भरा है जिसे लुटाकर मुफलिस बना हूं मैं। जी तो ये आरोप उस समय उस फ्रेम में पहुंच चुका है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई एक तरफा भक्ति उसमें नहीं हूं, मैं विश्लेषक आदमी हूं। निश्चित तौर पे वीपी सिंह जी में एक वक्त महत्वाकांक्षा है और बनने की आकांक्षा है, अपनी बात को साबित करने की या चीजों को कोई रूप देने की या नीतिगत मामलों को जी लागू कराने की बिल्कुल है। और उस समय वो एक क्या कहना चाहिए, एक राजनीतिक की तरह, एक करियर पॉलिटिशियन की तरह बिल्कुल करते हैं। मैं उसमें कोई वो भी नहीं देखता, लेकिन एक लेवल बाद वो जब वो आ जाते हैं तो फिर वही हो जाते हैं, आज मुफलिस से चोर बन रहा हूं मैं, या जी क्या चुराऊं वही लुटा कर। जी तो अब कवि जो आप कह रहे हैं उसमें वीपी सिंह जी का एक अलग पक्ष है जो लोगों ने देखा, पेंटर और कवि का। वो बड़ी बहुत बेहतरीन पेंटिंग करते हैं। जैसे उन्होंने अल्ट्रासाउंड के उसमें माता का पेट है, उसमें बच्चा है, भ्रूण है, उसकी पेंटिंग की। अब वो ये कह रहे हैं कि बच्चा किस रूप में सोच रहा है, कैसे सोच रहा है सराउंडिंग्स को, भाई रिएक्ट तो वो भी करता होगा। जी तो उनका जो वो सामाजिक चिंतन है कि वो व्यक्ति जिसका स्वर नहीं है, आवाज नहीं है, भाई जी वॉइसलेस होते हैं ना, जिनकी आवाजें नहीं सुनती जी जमाना, तो उसे वो उस रूप में देख करके फिर उसको इंटरप्रेट कर रहा है। एक पाकिस्तानी डेलीगेशन आया था, उस दिन उनकी इंटरप्रिटेशन सुनने का था, पर सौभाग्य से दुर्भाग्य से मैं सुन नहीं पा रहा। मेरा सौभाग्य था जो दुर्भाग्य में बदल गया कि जी एक अन्य आवश्यकता पड़ गई, मुझे हटना पड़ा, वरना मैं उस पर आपको जरूर विस्तार से बताता। जी वीपी सिंह कविताएं बहुत छोटी छोटी लिखते हैं, और उसमें भी उनका बौद्धिक पक्ष जो है और नीतिगत पक्ष जो है, या जो बहुत उनका कंपैशनेट पक्ष है। जय महकू गधा है उनकी, हम्म कि भाई महकू गधा बाहर खड़ा है और अंदर लहलहाती घास है, वो किसी के काम की नहीं है सिवाय महकू गधे के, लेकिन महकू ही गधे को वो उपलब्ध नहीं है। जी ये व्यंग है एक। व्यंग है। जी जी उसे उपलब्ध नहीं है, तो जी उसको बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन देते हैं। वो अपने पोते को देखते हैं, एक दिन वो बस्ता लटकाया जा रहा है, हाँ, तो वो लिख रहा है कि मास्टर जी जब लाद देते हो यूं मुझे गधे की तरह, क्यों ना बना रहूं मैं गधे का गधा। हम्म, तो एजुकेशन जो आपकी पॉलिसी है, जो एजुकेशन का तंत्र है, आपका तरीका है, उस पर ये बड़ा अच्छा व्यंग है, जी कटाक्ष है। जी 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 एक आपने बात हम करते हैं मंडल कमीशन की, और वहाँ एक पौध तैयार करने का भी आपने भी जिक्र किया, तो वो जी। उस पौध की जो पौधशाला अब है वर्तमान में, उसे कैसे आप देखते हैं, कौन कौन लोग हैं? देखिए उनके जमाने में मंडल तो एक ऐसा हो गया कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया, जी तो हम उसे मंडल पौध कहने लगे। लेकिन वीपी सिंह जी को सिर्फ मंडल पौध तक सीमित करना मेरे ख्याल से उनके व्यक्तित्व के प्रति अन्याय होगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ वही नहीं किया। भाई विनोद पांडे जी, ये लोग, भूरेलाल जी थे, दो अधिकारी थे जो सबसे ज्यादा उनके साथ जुड़े रहे जी फाइनेंस मिनिस्ट्री में, जो नाम। तो उनका अलग पक्ष है। एसपी शुक्ला जी थे, यूरुग्वे राउंड्स में जो भारत का प्रतिनिधित्व किया जी डब्ल्यूटीओ में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, वो प्रतिनिधित्व किए। और हमें तो एसपी शुक्ला सर के जी अंडर काम करने का मौका मिला। अद्भुत बौद्धिक व्यक्ति और बेहद मैं कहूँगा ईमानदार, भाई टॉप मोस्ट फाइनेंस सेक्रेटरी रहे, ऐसे पदों पे रहे हुए लोग, और बस स्टॉप पे मिलते हैं खड़े हुए बस का इंतजार करते हुए 70 साल की उम्र में। हाँ तो ये मतलब आप सोच नहीं सकते हैं ये बातें है। जी रघुवंश दत्ता अपनी धोती ठा करके दो मतलब 3-3 महीने जब बाढ़ रहती है कोसी नदी के बिहार में, हाँ तो सामग्री वितरण में वह धोती उठा के खुद घुसे हुए हैं बाढ़ के पानी में 3-3 महीने, कोई फोटोशूट के लिए नहीं खड़े हुए, घुसे हुए हैं 3-3 महीने लगे हुए हैं। तो ये जो एक फिर वो एक मैं कहूँगा वो जो एक कंपैशन है, करुणा है, कंसिडरेशन है इन चीजों का, ये जो वीपी सिंह जी का है, उस प्रकार के तमाम लोग जुड़े, कहीं मेधा पाटकर जुड़ी, कहीं अरुणा रॉय जुड़े, कहीं प्रशांत भूषण जी जुड़े। हाँ तो चाहे वो राजनीति में, सामाजिक जीवन में ईमानदारी, शुचिता, भ्रष्टाचार के खिलाफ की आवाज रही हो, चाहे वो उन संसाधनों को हर वर्ग तक पहुंचाने की न्यायपूर्ण तरीके से बात रही हो। और नई पौध का जैसे एक बड़ा मजेदार आपको एक किस्सा बता देता हूँ। हाँ, जैन चौधरी जी जो हमारा तो क्षेत्रीय है जी और आज मंत्री भी हैं,
जयंत चौधरी जी से मेरी सबसे पहली जो व्यक्तिगत भेंट हुई वो फैजाबाद में हुई जी और माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने मिलवाया। जी और आप स्वयं जयंत चौधरी जी से मौका मिले तो पूछिएगा जरूर। मतलब एक साधारण सी बस में, और माननीय शायद अजीत सिंह जी ने बहुत ही अच्छा ये निर्णय रहा होगा कि भाई इनके अंदर उनकी ट्रेनिंग हो, जी तो शायद इस दृष्टि से उन्होंने अपने बेटे को कहा होगा कि भाई सीख लीजिए वीपी सिंह जी से। बहुत सामान्य तरीके से जयंत जी और कई बड़े प्रमुख लोग उस सामान्य सी बस में, मतलब 15-20 दिन ऐसे ही घूमते रहे, अलग अलग मीटिंगों में आते जाते रहे बस जी से। जी आप सोच नहीं सकते मतलब। तो उन एक पौध ऐसे भी तैयार हुई, जी एक पौध राजनीति से, चुनावी राजनीति से इतर एक्टिविस्टों की, सामाजिक उनकी आंदोलन से जुड़े लोगों की, जी आर्थिक क्षेत्र में काम करने वालों की, डेवलपमेंटल जो जैसे विदेशों से तैयारी करके आ रहे हैं, सीख के आ रहे हैं, उनका वहाँ एक्सपोजर है, उनकी, उन सारे लोगों का, किसान आंदोलनों के लोगों की, राजेवाल जी, जलेवाल जी, हाँ ये सब मुझे वहीं मिला करते थे। जी मेरा जो इन सबसे परिचय हुआ वो राय साहब के सौभाग्य उसी आशीर्वाद से हुआ। इनकी, इनको एक छतरी का भी उन्होंने दिया, एक मंच भी दिया, और भाई अभिभावक तो थे ही। जी एक जो बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है उनके द्वारा कि जो गुंडागर्दी थी उसको वो बिल्कुल हाँ बर्दाश्त नहीं करते थे। हाँ मुजफ्फरनगर की भी एक घटना है, उसके बारे में आप बताइए। और उसमें एक और भी पक्ष है कि जी भाई अपनी पार्टी के लोगों की भी बर्दाश्त नहीं करते थे। जी हमारे चचा भी विधायक थे, उनके उसमें उनके खिलाफ भी इंक्वायरी बिठा दी थी। कोई भाई थोड़े हमारे चचा दबंग और अराजक किस्म के व्यक्ति थे, जी डिसिप्लिन में कम विश्वास करते थे। वैसे की चीजों में तो नहीं थे, जी लेकिन जैसा एक होता है ना दबंगई वाला रोग। जी दबंग, अपने लोगों के लिए लड़ जाना और अड़ जाना और ये करना। तो वीपी सिंह जी थोड़ा वहाँ अनुशासित व्यक्ति हैं, इनके खिलाफ भी इंक्वायरी कर। मुजफ्फरनगर में उन दिनों बड़ा भारी क्राइम था। जी उन जमाने के लोग होंगे बताएंगे, हम तो बच्चे थे, शांति वाहन चलते थे, ये होता था। और अभी भी मुजफ्फरनगर इन चीजों के लिए काफी हद तक आपने भी देखा जी जाना गया, अपहरण के लिए, जी उद्योग के लिए, ये तमाम काम, रंगदारी उद्योग जैसे। तो वीपी सिंह जी ने कोई एक एसएसपी साहब भेजे थे कप्तान साहब जिले में। अब वो कप्तान साहब हाजिर हुए जी आज्ञा लेने के लिए कि साहब क्या आदेश है। तो वीपी सिंह जी कहा भाई हमको तो मुजफ्फरनगर में सफाई चाहिए, शांति चाहिए। अब उन्होंने गुस्ताखी करके पूछ लिया कि सर मतलब करना क्या है। तो वीपी सिंह बोले कि भाई आप पुलिस में आप हैं, ये सब भी हम समझावें तो हमें आपके बारे में दोबारा विचार करना पड़ता है। जी तो बोले जी सर समझ गया। जी और उसके बाद जो आवश्यकता हुई दृढ़ता से, हाँ निष्पक्षता से, यहाँ तक कि जो उस जमाने में कांग्रेस के विधायक और मंत्री थे उन्हें भी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। और आज जो देश के बहुत बड़े, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर बने तो बहुत बड़े उद्योग घराने वाले जो हैं, जो कुछ उनको उन्होंने नहीं छुआ, उन्हें परेशान नहीं किया, जो सचमुच में उद्योगपति थे। लेकिन जो ये मैनिपुलेशन से बड़े बनने वाले तथाकथित उद्योगपति हैं, जो उद्योगपति नहीं है, जो कि कुछ और ही हैं, जी और जिनका वर्चस्व चला करता था, कोई चौखट दिल्ली में ऐसी नहीं बची थी जहां जाके उन्होंने नाक न रगड़ी हो, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी वित्त मंत्री थे। ये विश्वनाथ प्रताप सिंह होने का जलवा है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद मेजर साहब, आपने ऐसे ऐसे पहलू हमसे साझा किए जो शायद कई पुस्तकों में नहीं है वर्णित। तो इस बार बार आपका हम धन्यवाद करेंगे कि उस व्यक्ति को, उस राजनेता को जो राजनीति में मापदंड स्थापित करते हैं और एक जो उनके निर्णय है वो आज भी राजनीति को प्रभावित करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से। तो ठीक है, तो दोस्तों साथियों, आगे फिर एक नई जानकारी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। जय हिंद, जय भारत। जय नमस्कार।